नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश टीजीटी की परीक्षा का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं जो परीक्षा हुई थी 2009 में। ठीक है, यह 2009 का प्रीवियस ईयर यानी कि प्रश्न पत्र है और इसमें हम देखेंगे कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। टारगेट 120 का रखिएगा क्योंकि आसान प्रश्न पूछे गए थे अब के मुकाबले में। अब जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें बहुत से कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन हाँ, व्याख्या में करूंगी तो आपको बहुत सारे प्रश्न इनमें से देखने को मिल सकते हैं। तो क्लास को पूरा देखिए, अपना रिवीजन कीजिए और देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, अपना मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा गया था, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखकों के नाम कौन कौन से हैं। बात करें मिश्र बंधुओं की तो इनमें आते हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हीं का ग्रंथ था मिश्र बंधु विनोद, जो कि 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, लेकिन 3 भाग जो थे, प्रथम के 3 भाग 1913 में प्रकाशित हो गए थे और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नागरी पचाड़ी सभा के द्वारा इसको प्रकाशित कराया गया था और यह कालानुक्रम पद्धति पर लिखा गया साहित्य इतिहास है। रचनाकारों को कितने रचनाकारों को इसमें स्थान दिया गया था, तो वो है 4591 रचनाकारों को स्थान दिया गया था इसमें, यानी कि लगभग 5000 रचनाकारों को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। इनमें से शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान की समय सीमा क्या बताया है। सही उत्तर है 1925 से 1950 विक्रम संवत तक। इन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और इन्होंने नई काव्य धारा प्रथम उत्थान का समय 1925 से 1950 विक्रम संवत मानना है। वहीं अगर बात करें नई काव्य धारा द्वितीय उत्थान, तो इसका समय इन्होंने माना है 1950 से 1975 तक। द्वितीय उत्थान का समय माना है 1950 से 1975 विक्रम संवत समय, ध्यान दीजिएगा विक्रम संवत में है, ईस्वी सन में नहीं। और तृतीय उत्थान का समय इन्होंने माना है 1975 से अद्यतन। ठीक है, विक्रम संवत में यह समय है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। प्रश्न संख्या 3 है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है, सरहपा, सबरपा, देवसेन या कबीर। हिंदी के प्रथम कवि जो है सरहपा माने जाते हैं और यह सर्वमान्य तथ्य है। लेकिन अगर शुक्ल जी की बात करें तो यह मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। वहीं अगर शिव सिंह सेंगर की बात करें, शिव सिंह सरोज वाले, तो यह पुष्य या पुंड्र को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। इनका नाम पुष्य या पुंड्र दोनों मिलता है, तो आप याद रखिएगा, शिव सिंह सेंगर पुष्य या पुंड्र को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको मानते हैं, अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। और बच्चन सिंह जो है वह किसको मानते हैं, विद्यापति को। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, यह विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखिए, सही आरोही क्रम चुनिए। यह प्रश्न जो है, यह हम प्रगतिवाद का जब अध्ययन कर रहे थे और प्रयोगवाद का, उसमें हमने इस प्रश्न को देखा था। ठीक है, कि सही आरोही क्रम इसका क्या होगा। सबसे पहले छायावाद आएगा, उसके बाद प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद और उसके बाद नई कविता। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे इन प्रश्नों में, और जो भी महत्वपूर्ण व्याख्या होगी उनमें से जो भी तथ्य आपको मिलेंगे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, रीतिकाल का समय इनमें से क्या था। रीतिकाल की सर्वमान्य समय सीमा 1700 से 1900 विक्रम संवत मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय माना है। बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो यह समय अपना बताते हैं 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, यह रीतिकाल का समय बताते हैं। उसके अलावा मिश्र बंधुओं ने विक्रम संवत में समय बताया है, कब से कब तक बताया है, 1681 से। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो इसलिए इसको पूछा जाता है। 1681 से 1889 तक यह रीतिकाल की समय सीमा मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था। वीरगाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और तथ्य जान लेते हैं, जैसे कि इसका रचना काल जो है 1193 ईस्वी माना जाता है। इसका रचना काल कब माना जाता है? 1193 ईस्वी माना जाता है लगभग, ठीक है। और यह एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? महाकाव्य में सर्ग होते हैं और इसमें 69 सर्ग हैं, जिन्हें समय कहा गया है। सर्गों को क्या कहा गया है? समय कहा गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये 69 सर्ग हैं, इसमें से 61 सर्ग तो चंद बरदाई ने स्वयं लिखे थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 8 सर्ग इनके पुत्र जल्हड़ ने लिखे थे, ठीक है। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य था, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अब तो प्रश्न ऐसे नहीं बनते हैं कि कौन सी रचना किसकी है, उससे संबंधित जो तथ्य होते हैं उनसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, विद्यापति के ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? सही उत्तर है 16। विद्यापति के 16 ग्रंथ मिलते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? यह राखो नहीं होगा, रासो हो गया, ठीक है। इनमें से कौन सा ग्रंथ एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? सही उत्तर है बीशल देव रासो। यह एक श्रृंगार काव्य या प्रेम काव्य भी इसको कहा जाता है। रचना काल इसका क्या है? 1155 ईस्वी के लगभग इसकी रचना हुई थी। इसका संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया था, जिसमें 128 छंद हैं, ठीक है। यह याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे, कबीर संत कवि हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है, या संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास का स्थान है, इसलिए यह कथन असत्य है, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और रचनाकारों से उनकी रचनाओं को मिलाना है और फिर कूट का चयन करना है, ठीक है। सूरदास की कौन सी रचना हो जाएगी? हो जाएगी सूर सागर, ठीक है। कबीर की रचना हो जाएगी बीजक। जगन्नाथ दास की रत्नाकर की रचना हो जाएगी उद्धव शतक, और सुमित्रानंद पंत की रचना हो जाएगी लोकायतन, ठीक है। इसमें कुछ खास जानने लायक है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? आसान सा प्रश्न है। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। कुछ खास बात इसके बारे में जान लेते हैं। विनय पत्रिका का एक अन्य नाम जो है राम विनयावली है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किस रचना का एक अन्य नाम राम विनयावली है? तो वो है विनय पत्रिका। रचना काल कब है इसका? रचना काल भी पूछा जाता है। तो रचना हुई थी इसकी 1582 ईस्वी में। उसके अलावा इसकी भाषा जो है यह ब्रज है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। काव्य रूप इसका मुक्तक है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा इसमें कितने पद हैं? पद कितने हैं? 279, ठीक है, 279 पद हैं इसमें। तो यह जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। एक और तथ्य इसका है कि इसमें प्रमुख रस कौन सा है? शांत रस। और इसमें 21 तरह के रागों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इन सभी तथ्यों को आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं पर। विनय पत्रिका के बारे में इतने सारे तथ्य थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 के बाद 13 देखते हैं। नीमा किस कवि की माता का नाम था? नीरू और नीमा कबीर के माता पिता कहे जाते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? सही उत्तर हो जाएगा 7 कांड। बहुत ही आसान है। अब तो कांडों के क्रम पूछे जाते हैं कि रामचरितमानस में जो कुल 7 कांड हैं उनके नाम और उनका क्रम पूछा जाता है, ठीक है। तो ट्रिक है एक, आप उन्हें क्रम से याद कर सकते हैं। बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया, इस तरह से आप इन्हें क्रम से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है?
सही उत्तर हो जाएगा नंददास। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। नंददास विठलनाथ के शिष्य थे और इनका जन्म हुआ था 1533 ईस्वी में। निधन हो गया था इनका 1583 ईस्वी में। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? अभी हमने देखा विठलनाथ के शिष्य थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी अपने अपने आंसर्स को आप लोग ध्यान दिया कीजिए कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 है, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? अखरावट किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। क्या खास बात है इस रचना की? इसमें वर्णमाला के एक एक वर्ण के माध्यम से सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया गया है और यह रचना केवल चौपाई छंद में है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, केवल चौपाई छंद में यह रचना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिए, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। समय है इसका 1612 ईस्वी। ठीक है। इसके अलावा इसके काव्य रूप की बात करें तो यह एक मुक्तक काव्य है और भाषा इसकी कौन सी हो जाएगी? इसकी भाषा है ब्रज। और छंद कितने हैं इसमें? इसमें छंदों की संख्या कितनी है? प्रश्न बन सकता है ना। 62 छंद हैं और रस जो है यह शांत है। शांत रस प्रधान रचना है यह। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, भाषा भूषण। सही उत्तर हो जाएगा भाषा भूषण। भाषा भूषण किसकी रचना है? जसवंत सिंह की रचना है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, देव कवि किस जिले के थे? किस जिले के रहने वाले थे देव कवि? सही उत्तर है इटावा। इटावा के रहने वाले थे। जन्म कब हुआ था इनका? 1673 ईस्वी में। निधन कब हो गया था इनका? 1767 ईस्वी में। ठीक है। फटाफट इन सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। घनानंद की कृतियां किस भाषा में है? घनानंद की कृतियां हैं ब्रज भाषा में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी में हुआ था। निधन कब हो गया था? 1739 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और इनकी रचनाओं की संख्या जो है 41 मानी जाती है। रचनाओं की संख्याओं से प्रश्न बनते हैं। इनकी रचनाओं की संख्या 41 मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, बिहारी सतसई में दोहे हैं 500, 718, 719 या 717? ऐसे प्रश्न बहुत ही ज्यादा विवादित हो जाते हैं क्योंकि अगर दोहों की बात करें तो 713 दोहे हैं क्योंकि 6 उसमें सोरठा छंद है। ठीक है। तो कुल छंदों की बात करें तो 719 है, लेकिन अगर दोहे की बात करें तो 713 दोहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हम सही चुनाव करेंगे उत्तर का तो 719 उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 है, सुख सागर की रचना किसने की थी? सुख सागर की रचना की थी सदा सुख लाल ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सुख सागर विष्णु पुराण को आधार बनाकर लिखी गई रचना है। इसके अलावा एक इनकी अन्य रचना जो परीक्षाओं में पूछी जाती है वह है मुंतखबुत वारिक, जो इसका रचना काल है 1818 ईस्वी। ठीक है। कौन सी रचना? मुंतखबुत वारिक। इनका एक कथन पूछा जाता है परीक्षाओं में, रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। यह किसका कथन है? तो यह है सदासुख लाल का। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 24 है, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है? कवियों की उपाधियों और उनके उपनामों से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब भी आप किताब पढ़ें और ऐसे तथ्य मिले उपनाम से संबंधित तो उन्हें ध्यान रखा कीजिए। जगन्नाथ दास रत्नाकर पूरा नाम है इनका। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, शिवशंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? सही उत्तर है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा शिवशंभू के चिट्ठे लिखे गए थे। 1904 से 1905 ईस्वी के बीच कुल 8 चिट्ठे लिखे गए थे। किसको संबोधित करके लिखे गए थे? लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए थे और यह भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। और उस दौरान यानी कि 1904 से 1905 के बीच भारत मित्र पत्रिका के संपादक बाल मुकुंद गुप्त ही थे। ठीक है। चिट्ठों के नाम अगर आप
देखना चाहे तो देख सकते हैं, मैं बता देती हूँ। पहला चिट्ठा था बनाम लॉर्ड कर्जन, दूसरा चिट्ठा था श्रीमान का स्वागत, तीसरा चिट्ठा था वायसराय का कर्तव्य, चौथा चिट्ठा था पीछे मत फेंकिए, पांचवा था आशा का अंत, छठा था एक दुरासा, सातवां था विदाई संभाषण और आठवां था बंग विच्छेद। कभी परीक्षा में प्रश्न पूछ ले तो इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 26 देखिए, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है, किसने लिखा है, किसकी रचना है वैदेही वनवास? वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। कब प्रकाशित हुई थी? 1940 ईस्वी में यह रचना प्रकाशित हुई थी। यह एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है जिसमें सर्गों की संख्या पूछी जाती है परीक्षाओं में। कितने सर्ग हैं इसमें? कुल 18 सर्ग देखने को मिलते हैं। इसका आधार ग्रंथ जो है वाल्मीकि रामायण है, यानी वाल्मीकि रामायण पर आधारित यह ग्रंथ है और इसमें सीता के निर्वासन की कथा का चित्रण किया गया है। हरिऔध जी का जन्म वर्ष देखें तो इनका जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में और इनका निधन हो गया था 1947 ईस्वी में। तो इस प्रश्न में इतने तथ्यों को याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 27 देखिए, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? सही उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म हुआ था 1864 ईस्वी में, रायबरेली में इनका जन्म हुआ था और निधन हो गया था 1938 ईस्वी में। और यह रसज्ञ रंजन इनका निबंध है, वैचारिक निबंध है, जो कि सन 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा इंदुमती कहानी से। इंदुमती कहानी है किशोरी लाल गोस्वामी की। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की रचना है। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? मुंशी इंसा अल्लाह खां की रचना है। और यमलोक की यात्रा है राधा चरण गोस्वामी की रचना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29 है, रंग में भंग नामक कृति के रचयिता कौन है? भिखारी दास, मलूक दास, मैथिली शरण गुप्त या तुलसीदास? तो सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। गुप्त जी की यह बहुत ही प्रसिद्ध रचना है क्योंकि यह प्रथम काव्य रचना है और 1909 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। प्रथम काव्य संग्रह है यह, 1909 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। प्रथम कविता इनकी कौन सी है? गुप्त जी की प्रथम कविता पूछे तो वो है हेमंत। इनकी प्रथम कविता है हेमंत, जो कि 1905 ईस्वी में किसमें प्रकाशित हुई थी? यह रचना सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। रंग में भंग एक ऐतिहासिक खंड काव्य है और इसमें बूंदी और चित्तौड़ के राजपूत राजाओं के शौर्य का वर्णन हुआ है, ठीक है। तो इतने तथ्य बहुत हैं आप लोगों के लिए, यहाँ पे याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रथम काव्य संग्रह है मैथिली शरण गुप्त का रंग में भंग, 1909 ईस्वी में प्रकाशित। प्रथम कविता हेमंत 1905 में सरस्वती में प्रकाशित। रंग में भंग एक खंड काव्य है, ऐतिहासिक खंड काव्य, और इसमें बूंदी और चित्तौड़ के राजपूत राजाओं के शौर्य का चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? सही उत्तर हो जाएगा 1900 से यह पत्रिका प्रकाशित होती थी और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने थे। प्रश्न संख्या 31 है, राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? बहुत ही आसान सा प्रश्न हो जाता है। खड़ी बोली की रचना है, खड़ी बोली का एक महाकाव्य है, सर्ग है इसमें, कितने सर्ग हैं? 15। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33 है, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है इनमें से? सही उत्तर है महादेवी वर्मा। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका महादेवी वर्मा है, लेकिन हिंदी की प्रथम लेखिका जो है वह बंग महिला है। प्रश्न संख्या 34 देखिए, लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है
मुंशी प्रेमचंद ने अध्यक्षता की थी। और द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। प्रश्न संख्या 35 देखिए, परिमल किस कवि की रचना है? परिमल किसकी रचना है? निराला की रचना है, जो कि 1930 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1930 में परिमल प्रकाशित हुई थी और यह निराला की रचना है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें परिमल संग्रह में संकलित कविताओं की, तो इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता जूही की कली और बादल राग, भिक्षुक कविता, संध्या सुंदरी कविता और पंचवटी प्रसंग, ये सभी परिमल काव्य संग्रह में संग्रहित है। ठीक है, तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हो जाता है, इसे याद रखिएगा। 36 देखते हैं, प्रश्न संख्या 36, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरल सुवित भूषण बिनु न विराजई कविता बनता मित्र। किसकी पंक्ति है यह? यह है केशव दास की पंक्ति। ठीक है, अगले पेज पर इसके ऑप्शंस हैं, लेकिन है यह केशव दास की पंक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? सही उत्तर हो जाएगा कल सुनना मुझे। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1979 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कल सुनना मुझे का प्रकाशन वर्ष कब है? 1976 ईस्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? अगर यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र देखा मतलब सही उत्तर हो सकते हैं, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे पहले अपनी काव्य रचनाओं में खड़ी बोली को स्थान दिया था। लेकिन अगर बात करें नई कविता के प्रवर्तक की, तो नई कविता के प्रवर्तक हो जाएंगे अज्ञेय और नई कविता आंदोलन के प्रवर्तक हो जाएंगे जगदीश गुप्त। इन तथ्यों को याद रखिएगा, कंफ्यूज करने वाले ये सभी ऐसे प्रश्न हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी, यह कथन निम्न में से किसका है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस कथन को नोट कर लीजिएगा। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, प्रश्न संख्या 40 है, समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना सबसे पहले आएगी? से उत्तर हो जाएगा इसका अंधेर नगरी, जिसका समय है 1881 ईस्वी। ठीक है, तो यह सबसे पहले आएगी। क्या है यह? एक नाटक है। ठीक है, उसके बाद आएगी त्याग पत्र, जो कि जैनेन्द्र का उपन्यास है। समय क्या है इसका? 1937 ईस्वी है। और उसके बाद आएगी आत्मने पद, जो कि अज्ञेय की रचना है 1960 ईस्वी में। ठीक है, और आएगी उसके बाद तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी। ठीक है, इस तरह से इन रचनाओं का समय हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? वीरांगना किसका उपन्यास है? सही उत्तर है राम नरेश त्रिपाठी। यह राम नरेश त्रिपाठी का उपन्यास है वीरांगना, जो कि 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा इनका एक और उपन्यास है वीरबाला, जो कि 1911 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था। क्या नाम है? वीरबाला। और एक इनका उपन्यास पूछा जाता है 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, लक्ष्मी नाम से। ठीक है, प्रश्न संख्या 42 है, नहुस नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? सही उत्तर है गोपाल चंद के द्वारा। प्रश्न संख्या 43 देखिए, भागवंती उपन्यास किसका है? सही उत्तर है सुदर्शन। सुदर्शन का उपन्यास है भागवंती। सुदर्शन को हार की जीत कहानी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर एक और चीज याद रखिएगा, हार की जीत कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा भी लिखी गई है। प्रश्न संख्या 44 है, प्रेरणा नामक कहानी रचित है किसके द्वारा? सही उत्तर है प्रेमचंद जी द्वारा। प्रेरणा कहानी जो है मानसरोवर के भाग 4 में संकलित की गई है, जो कि 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी।
मानसरोवर का भाग 4 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लेकिन स्वतंत्र रूप से अगर कहानी प्रेरणा की बात करें तो यह कब प्रकाशित हुई थी? 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। लेकिन मानसरोवर के भाग 4 में यह संकलित की गई थी और मानसरोवर भाग 4 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। प्रश्न संख्या 45 देखिए, कोणार्क नाटक की रचना किसने की? कोणार्क नाटक जो है जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। कथात्मक शैली में रचित यह नाटक है और नई एवं पुरानी पीढ़ी के संघर्ष का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 46 देखिए, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? सही उत्तर है रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। प्रकाशन वर्ष कब है इसका? 2 प्रकाशन वर्ष यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है 1877 ईस्वी। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र तो मानते हैं 1877 ईस्वी, लेकिन रामचंद्र तिवारी की बुक में इसका समय जो है दिया है 1878 ईस्वी। ठीक है, लेकिन ये सर्वमान्य है, 1878 ईस्वी सर्वमान्य है। रामचंद्र तिवारी वाला ज्यादा मान्य है, डॉक्टर नगेंद्र वाला नहीं। डॉक्टर नगेंद्र के जो समय है ना, काव्य रचनाओं के लिए ज्यादा मान्य किए जाते हैं, लेकिन अगर गद्य रचनाओं की बात करें जैसे कि नाटक, कहानी, उपन्यास, तो उसके लिए रामचंद्र तिवारी माने जाते हैं, मान्य होते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। प्रश्न संख्या 47, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की थी? ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक रहा है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष कब रहा है ध्रुव स्वामिनी का? 1933 ईस्वी। अनमेल विवाह का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। समस्यात्मक नाटक कहा जा सकता है एक तरह से, लेकिन पूरी तरह से समस्यात्मक नाटक नहीं कहा जा सकता। स्त्री प्रधान समस्यात्मक नाटक है। 3 अंक है इसमें। कभी कभी अंक पूछे जाते हैं, कितने अंक हैं? 3 अंक हैं और 3 ही दृश्य भी हैं इसमें। 3 अंक 3 दृश्य। प्रश्न संख्या 48, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक इनमें से कौन है? सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 49 है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? सही उत्तर हो जाएगा मन्नू भंडारी, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है। ठीक है, आपका बंटी उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? 1971 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भाग में प्रकाशित है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा भाग है नीड़ का निर्माण, तीसरा भाग है बसेरे से दूर और चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है। प्रश्न संख्या 51 देखिए, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है? सही उत्तर है पद्म पराग। ठीक है, इसे हिंदी का प्रथम रेखा चित्र माना जाता है। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। सही युग्म का चयन करना है, कौन सा इसमें सही सुमेलित है? सही उत्तर है मोहन राकेश आखिरी चट्टान, यह सही सुमेलित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 53 देखिए, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है वह क्या कहलाती है? सही उत्तर है वह कहलाती है अभिधा शब्द शक्ति। शब्द को सुनते ही सबसे पहले जिस अर्थ का बोध होता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं। ठीक है, और जिस शक्ति के द्वारा यह अर्थ मालूम होता है उसे ही हम अभिधा कहते हैं। ठीक है, आसान सी भाषा में यह है, इसको आप समझ जाइएगा। ठीक है, शब्द को सुनते ही सबसे पहले जो अर्थ हमें पता चलता है उसे हम वाच्यार्थ कहते हैं। ठीक है, और जिस शक्ति के द्वारा यह अर्थ मालूम हुआ उसे ही अभिधा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 54, सही युग्म चिन्हित करना है, इसमें से कौन सा सही है? वैदर्भी माधुर्य, गौड़ी माधुर्य, पांचाली ओज या गौड़ी प्रसाद। सही उत्तर है इसका वैदर्भी रीति से माधुर्य गुण होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें गौड़ी रीति में, तो गौड़ी रीति में ओज गुण होता है। ठीक है, गौड़ी रीति में ओज गुण होता है और पांचाली में प्रसाद गुण होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 55 देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव इनमें से क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ठीक है, स्थायी भाव और रस देखिए, यह बार बार पढ़ते रहने चाहिए, यह याद हो जाता है। श्रृंगार का रति हास्य हास, करुण शोक, रौद्र क्रोध, वीर उत्साह, भयानक भय, विवत्स जुगुप्सा, अद्भुत विस्मय। ठीक है, जुगुप्सा यहाँ होता है, जुगुप्सा यानी कि घृणा भी यहाँ पर कभी कभी देखने को मिलता है। ठीक है,
प्रश्न संख्या 56 है, अनुभाव के 2 भेद होते हैं। यह प्रश्न मुझे गलत लग रहा है। अनुभाव के 2 भेद नहीं होते हैं, अनुभाव के 4 भेद होते हैं। तो यह प्रश्न आप ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ अनुभाव के 4 भेद कौन कौन से होते हैं। पहला होता है कायिक, ठीक है, पहला कौन सा होता है कायिक, दूसरा कौन सा होता है वाचिक, दूसरा होता है वाचिक, तीसरा क्या होता है आहार्य, तीसरा होता है आहार्य, और चौथे की बात करें तो चौथा होता है सात्विक, ठीक है, चौथा होता है सात्विक। और सात्विक के भी 8 भेद होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये सात्विक के 8 भेद हो जाते हैं, जिनमें स्वेद, रोमांच, वैवार्य, प्रलय, वेपतु, स्वरभंग, स्तंभ और अस्त्रु, ये 8 सात्विक भाव कहे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 है, अनुष्टुप है। अनुष्टुप क्या है? यह एक छंद है जो कि ज्यादातर संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 58 देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है इसका यमक अलंकार, इसमें यमक अलंकार है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी दोनों पंक्तियां दे दी जाए, कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकार या पाए बौराए जग वा खाए बौराए, तो पूरी पंक्ति अगर दे दी जाती है तो कौन सा अलंकार हो जाता है? काव्यलिंग अलंकार। यहाँ काव्यलिंग अलंकार हो जाएगा। अगर दोनों पद देकर पूछे तो काव्यलिंग। ऑप्शंस भी देखिएगा, अगर उसमें यमक नहीं दिया रहेगा तो काव्यलिंग हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 59 देखिए, सखी नील नभस्सर से निकला यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको, चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है, कौन सा भेद है? सही उत्तर है सांग रूपक, यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है, ठीक है। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं, लंबोदर उदाहरण है किस समास का, यानी कि लंबोदर में कौन सा समास है? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, यानी कि ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 देखिए, चैन की बंसी बजाना का क्या अर्थ होता है? चैन की बंसी बजाना यानी कि मौज करना, ठीक है। इन प्रश्नों में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, व्याख्या भी इसकी नहीं की जा सकती, ठीक है। इन युग्म में से कौन सा सही नहीं है? सही उत्तर है इसका राम लक्ष्मणो। राम लक्ष्मणो सही नहीं है, क्योंकि इसमें अव्ययी भाव समास नहीं होगा, इसमें हो जाएगा आपका राम और लक्ष्मण यानी कि द्वंद्व समास, तो यह सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 63, आजन्म शब्द में कौन सा समास है? आजन्म शब्द में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर। प्रश्न संख्या 64 देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है रूपक अलंकार, और रूपक अलंकार के भेदों में भी इसमें सांग रूपक अलंकार है, ठीक है। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं, विस्मय या आश्चर्य किस रस का भाव है? सही उत्तर हो जाएगा अद्भुत रस का भाव है, स्थायी भाव है अद्भुत रस का। प्रश्न संख्या 66 है, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तिरंगा शब्द में द्विगु समास होता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 देखिए, जो तुम्हार अनुशासन पाओ, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ, काचो घट डारो फिरो पूरी, राको मेरु मुलक जिमित तोरी, इसमें कौन सा रस है? सही उत्तर हो जाएगा रौद्र रस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 68 है, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे और उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? मधुर वर्णों का प्रयोग इसमें देखने को मिल रहा है, तो सही उत्तर है माधुर्य गुण, इसमें माधुर्य गुण है। प्रश्न संख्या 68 के बाद 69 देखते हैं, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ओज गुण। प्रश्न संख्या 70 देखिए, तरु रिपु रिपुधर देखी के विरहनी तिय अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? सही उत्तर है क्लिष्टत्व दोष। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, इसको याद रखिएगा। इसमें क्लिष्टत्व दोष होता है, अर्थ करने में जहां पर कठिनाई होती है और शास्त्रीय मान्यताओं का सहारा लेना पड़ता है, तो वहां पर क्लिष्टत्व दोष होता है। यहाँ पर देखते हैं,
तर तरु रिपु यानी कि वृक्ष का शत्रु कौन सा होता है? अग्नि यानी कि आग। ठीक है, यहाँ वृक्ष का शत्रु यानी कि अग्नि आग। रिपुधर, आग का शत्रु कौन सा होता है? बादल। ठीक है, आग का शत्रु, अग्नि का शत्रु जल, आप कर लीजिएगा जल। और जल को धारण करने वाला कौन सा क्या होता है? वो होता है बादल। जल को धारण करने वाला बादल। और जल को धारण करने वाले बादल को देखकर विरहनी जो है अकुला रही है, व्याकुल हो रही है। इस तरह से इसका अर्थ जो है प्रकट करने में काफी कठिनाई हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्लिष्टत्व दोष हो जाता है। प्रश्न संख्या 71 है, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो और प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यदि होती है तो कौन सा छंद कहा जाएगा? तो वह हो जाएगा रोला छंद, ऑप्शन ए सही उत्तर। प्रश्न संख्या 72 देखिए, रहीमन चुप है बैठिए देखी दिनन के फेर, जब नीके दिन आई है वनत न लगी देर। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? सही उत्तर हो जाएगा दोहा। दोहा छंद है, प्रथम चरण में 13-13 और द्वितीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 73 देखिए, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? सही उत्तर है नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं, गौशाला शब्द में कौन सा समास है? सही उत्तर है तत्पुरुष समास। गौशाला शब्द में तत्पुरुष समास है। गाय के लिए सारा संप्रदान तत्पुरुष है। प्रश्न संख्या 75 है, आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है? सही उत्तर है इसका अप्रिय लगना। आंख की किरकिरी यानी अप्रिय लगना। प्रश्न संख्या 76 है, सही युग्म का चयन करना है हमें, इसमें कौन सा सही युग्म है? सही उत्तर है पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, यह सही युग्म है। प्रश्न संख्या 77, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है? सही उत्तर है अवधी। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही और भोजपुरी ये तीनों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 78 है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता कही जाती है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत होना। ठीक है, प्रश्न संख्या 79 है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? सही उत्तर हो जाएगा राजस्थानी हिंदी। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। प्रश्न संख्या 80 है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा बघेली, यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 81 देखिए, आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? पुर्तगाली भाषा के शब्द हो जाएंगे और यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 82 है, हिंदी की श ध्वनि किस प्रकार की है? मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य या ओष्ठ्य? सही उत्तर है तालव्य, तालव्य ध्वनि है यह। प्रश्न संख्या 83 है, सही कथन का सही कथन चुनना है इसमें से। य और व ध्वनियां अर्ध स्वर कहलाती हैं, यह सही कथन हो जाएगा। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, गलत है, स्वर की सहायता से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 84, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है कर्म कारक के लिए को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कर्ता ने, कर्म को। प्रश्न संख्या 85 है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सही उत्तर है राष्ट्रीयता, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं, उत्साह शब्द का विशेषण इनमें से क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा उत्साहित। प्रश्न संख्या 87 है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? सही उत्तर है तीन। तीन भेद कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। प्रश्न संख्या 88, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वाक्य है, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। इस तरह से तो यह ऑप्शन ए ही शुद्ध वाक्य है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 89 है, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है?
सही उत्तर हो जाएगा सूर्य के पर्यायवाची। यह गलत है। दिवस, याम और वासर यह दिन के पर्यायवाची हैं। ठीक है, सूर्य के पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 90 है, अपव्यय का विलोम शब्द क्या होगा? सही हो जाएगा उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा मितव्यय। अपव्यय का मितव्यय। प्रश्न संख्या 91, अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ। प्रश्न संख्या 92 है, अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या होगा? अलौकिक का शुद्ध शब्द हो जाएगा अलौकिक, यानी कि ऑप्शन सी में शुद्ध शब्द लिखा गया है। प्रश्न संख्या 93 पूछा गया था, अतिथि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? अतिथि का पर्यायवाची इनमें है आगंतुक। ठीक है। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं, मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? सही उत्तर है भाववाच्य। मोहन से चला नहीं जाता में भाववाच्य है। प्रश्न संख्या 95 है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली वाक्य में अर्थ के आधार पर किस तरह का वाक्य है? सही उत्तर है इसका निषेधात्मक, निषेधवाचक वाक्य है। प्रश्न संख्या 96 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? सही उत्तर है इसका प्रस्तर। प्रस्तर जो है पत्थर का पर्यायवाची होता है। प्रश्न संख्या 97 है, जिसमें धैर्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा अधीर। प्रश्न संख्या 98 पूछा गया था, आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? आवरण का विलोम हो जाएगा अनावरण। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं, हनुमान का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा राम भक्त। प्रश्न संख्या 99 के बाद 100 देखिए, गमन का विलोम क्या होगा? गमन का विलोम हो जाएगा आगमन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर है वर्ण। ठीक है। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं वर्णों के विभाजित समूह को। प्रश्न संख्या 3 यानी कि 103, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। सही उत्तर है कवयित्री, और यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, हमेशा ही पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 104 है, जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभूतपूर्व। प्रश्न संख्या 105 है, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है चुगली करना। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या है? सही उत्तर हो जाएगा विद्रोह करना। प्रश्न संख्या 7 है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या होगी? सही हो जाएगी ऊंची दुकान और फीका पकवान। प्रश्न संख्या 8 है, अन्यान्य शब्द का सही विच्छेद क्या होगा? सही संधि विच्छेद हो जाएगा अन्य प्लस अन्य, अन्यान्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, रघुवंशम किसकी रचना है? रघुवंशम है कालिदास की रचना। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम क्या है? शिशुपाल वध माघ की रचना है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। श्रीहर्ष का ग्रंथ इसमें से कौन सा है? श्रीहर्ष ने किस ग्रंथ की रचना की थी? नैषध काव्य की, यानी कि नैषध चरित इनके ग्रंथ का नाम है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, व्यंजन संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा गंगाधर उदगम, यह व्यंजन संधि का नहीं स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 13 है, स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा? सही उत्तर है स्वस्ति प्लस अस्तु, इसका सही संधि विच्छेद होगा। प्रश्न संख्या 114 देखते हैं, रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का रूप क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर इसमें ऑप्शन में सही उत्तर है ही नहीं। अगर बात करें रमा शब्द के सप्तमी विभक्ति के रूप की, तो उसमें एक वचन में आता है रामे, द्विवचन में आता है रामयो, और बहुवचन में आता है रामेशु। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं।
यह हो जाएगा आपका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 15, अस्मद शब्द के तृतीया विभक्ति के रूप इनमें से कौन से हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मया, आवाभ्याम और अस्माभि। यह इसके तृतीया विभक्ति के रूप होते हैं। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रश्न संख्या 16 है, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117 है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर है उपमा। उपमा कालिदासस्य सूक्ति कही जाती है। प्रश्न संख्या 18, राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा? षष्ठी का रूप राम का चलता है रामस्य, रामयो, रामानाम। तो एक वचन क्या हो जाएगा? रामस्य। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप क्या होगा? पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष का एक वचन हो जाएगा पठसी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रूप किस तरह चलता है इसका? वर्तमान काल के मध्यम पुरुष का रूप चलता है पठसी, उसके बाद आता है पठथ और फिर उसके बाद आता है पठथ। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, इत्यादि नहीं, एक मिनट, रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होगा? रज्जु का हिंदी में अर्थ होता है रस्सी। उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 21 है, मालती माधव के रचनाकार कौन है? मालती माधव किसकी रचना है? भवभूति की रचना। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा इति धन आदि। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा तेजः धन मय। प्रश्न संख्या 24, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? यानी कि हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? सही उत्तर हो जाएगा इसका विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 25 और अंतिम प्रश्न है इसका, इस प्रैक्टिस सेट का। आशा है आपके 120 प्रश्न तो सही हुए ही होंगे क्योंकि प्रश्न आसान थे। व्याख्या से जो आप प्रश्न आपको मिले या जो भी तथ्य ऐसे थे जो आप नोट करना चाहें तो नोट जरूर करिएगा उन्हें। प्रश्न संख्या 125 पूछा गया था, संस्कृत काव्य में पदलालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? पदलालित्य के लिए संस्कृत काव्य में कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे? दंडी प्रसिद्ध थे। इनके बारे में एक सूक्ति मिलती है कि उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम मागे संति त्रयो गुणा। यानी माग में तो तीनों गुण पाए जाते हैं, यानी अर्थ गौरव, उपमा और पदलालित्यम। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।